सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय। और यहां पे देखिए, आज इस क्लास तक जो लोग पहुंचे हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह आपका देखिए पूरा जो सिलेबस है वह मैंने कंप्लीट करा दिया है। राजन पवन सीरीज मैंने पूरा यहाँ पे, आज राजन सीरीज तो मैं पहले कंप्लीट करा चुका था। आज यहाँ पे आपका पवन सीरीज पूरा एक एक क्वेश्चन जो है, सभी बहुविकल्पीय, सभी अति लघु उत्तरीय और सभी लघु उत्तरीय प्रश्न आज यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जिसने कर लिया वह डेफिनेटली 25 में 25 स्कोर करके आएगा। और ये सभी क्लासेस जिसने नहीं देखी है, सभी क्लासेस को आप देख लीजिए। सभी क्लासेस डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करिए, वहां पे आपको मैथ के सामने एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर गणित से जुड़ी हर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। गणित में आपको जितना पढ़ना है उतना, जितना प्रैक्टिस करना है उतना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलने वाले हैं, मास्टर क्लास भी मिलने वाली है, मॉडल पेपर भी मिलने वाले हैं। तो सब कुछ आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ पे आज आपका पवन सीरीज खत्म होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, पिछले क्लास तक हमने संख्या 90 तक देख लिया था और यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं प्रसंख्या 91 से। इससे पहले प्रसंख्या 90 तक हम लोग 7 पार्ट में कर चुके हैं। ये आपका 8वां पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कई पार्ट में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी हुए हैं, 3 पार्ट में लगभग, और इसी तरीके से अति लघु उत्तरीय भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो आपके टोटल 12 से 14 वीडियोस हैं, इनको आप देख लोगे, इन क्लासेस को देख लोगे तो पूरा आपका सीरीज जो है वह खत्म हो जाएगा। और बहुत ज्यादा आपके लगेंगे तो 4 से 5 घंटे अगर आप पूरा मन से दे देते हो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छे ढंग से, केवल 4-5 घंटे की बात है, अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, पूरा पवन सीरीज तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से पूरा राजन और पूरी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो जरूर अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी करिए और इस क्लास को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, प्लेलिस्ट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे एक शेयर का बटन आता है, वहां पे शेयर करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट शेयर होगा, जिससे सभी लोग अच्छे से पूरे प्लेलिस्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। प्रसंख्या 91 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु है, एक कोण है, और कोण के विषय में इन्होंने बता दिया है कि कोण की जो तिरछी ऊंचाई है वह 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ए ओ, और इसको हम बिंदु को बी कहें तो ओ बी जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर इन्होंने बताया, और तिरछी ऊंचाई ये होती है ए बी 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या पूछ रहे हैं, आयतन पूछ रहे हैं। अब आयतन जो होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें एच चाहिए हमको लंबवत ऊंचाई, यानी कि ओए की लंबाई चाहिए। तो ओए की लंबाई निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो त्रिभुज ए ओ बी है यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, और इसमें जो कर्ण का वर्ग होगा, ए बी का स्क्वायर होगा, वह बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के, यानी कि ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और ओ ए ये हाइट है एच का स्क्वायर, और प्लस ओ बी है 6 का स्क्वायर। अब देखिए, एच का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो बचेगा 64, और h बराबर कितना आ जाएगा, √64, यानी कि h बराबर 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। जो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी वह 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन हम निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणे पाई आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और गुणे एच 8। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 का स्क्वायर 36 और गुणे 8। अब देखिए, 3 से 36 को काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, और फिर
यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। देखिए अंशों का गुणा करिए तो 22 है, 22 गुणे है 12 गुणे 8, 12 8 96 बटे में है 7। फिर आगे सॉल्व करिए। अब 96 हम में गुणा कर देंगे हम लोग 22 का, तो ये आ जाएगा 2112 और बटे 7। अब 7 का भाग कर दीजिए इसी में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 301.71, 301.71। और ये क्या है, ये वॉल्यूम हमने आयतन निकाला है और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो घन सेंटीमीटर में आ जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब जिसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 301 दशमलव यहाँ पे 4 इन्होंने निकाला है, तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये शंकु का आयतन आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण भी 95 अंश, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर C है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, वृत्त के परिधि पे एक चतुर्भुज बना हुआ है ABCD। अब ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, प्रश्न में दिया गया है। और कोण B का मान जो है वह दिया गया है 95 अंश, और कोण D का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, कोण D धन कोण B, ये क्या होगा 180 अंश होगा। और कोण B का मान दिया गया है 95 अंश, 180 में से 95 घट जाएगा। कोण B का वैल्यू हमने रखना है, तो कोण D यहाँ से हम निकालेंगे। कोण D कितना आ जाएगा, कोण D आ जाएगा 15 अंश घटा दीजिए 100 में से 85, 85 डिग्री, ये आ जाएगा कोण D 85 डिग्री। और इसके बाद देखिए अगला है कि कोण A और कोण C अगर बराबर हैं, कोण A और कोण C अगर बराबर हैं, तो A को अगर x माना जाए तो C भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, और आपको पता है सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो कोण A धन कोण C 180 अंश होगा, यानी कि 2x बराबर 180 अंश और x बराबर 90 अंश, यानी कि एक कोण का जो मान हो जाएगा वह 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोणों का मान जो हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 93 है। संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24, 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार से संख्याएं दी रहती हैं तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 7, सबसे पहले 7 आ जाएगा। 7 के बाद देखिए 7 से बड़ी कौन सी संख्या यहाँ पे आ रही है, 11, तो 11 आ जाएगा। 11 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 14 आ रहा है, तो 14 को लिख लेंगे। फिर 19 आ रहा है, फिर 21, फिर 24, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 1 7, 7 संख्याएं हैं। मतलब n की वैल्यू 7 है, जो कि विषम होता है, ऑड होता है, क्योंकि सम और विषम के मामले में जब संख्याएं सम दी रहती हैं तो माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है, जब विषम दी रहती हैं तो ये फॉर्मूला आपका लगता है, माध्यिका बराबर n धन 1 बटे 2वां पद। अब देखिए 7 धन 1 बटे 2वां पद यानी कि चौथवां पद। अब चौथवां पद यही माध्यिका नहीं हो जाएगा, चौथवें पद का जो मान है वह आप देखिए वो माध्यिका होगा। तो पहला पद है 7, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा पद जो है वह 14 है। तो चौथा पद 14 है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 14। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 94। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है, तो संख्या बताइए। माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो यही हम लोग लिख देते हैं, पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं और बराबर दिखा देते हैं 24 के। तो यही किया गया है, x धन 2x बराबर 24 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 24। तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 बटे 3 यानी कि 8। x का मान 8 आ गया, तो पहली संख्या को हमने x माना था तो वो 8 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 2x थी तो ये कितनी हो जाएगी, 16। तो एक संख्या 8 और दूसरी 16, इस तरीके से निकल जाएगी। अब यही हमको निकालना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, संख्या 95 है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या है,
ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या का योग जो है वह 12 है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए। 2 अंकों की एक संख्या का योग, 2 अंकों की एक संख्या है और उसमें जो अंक हैं उन अंकों का योग जो है वह 12 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, यह कह रहा है। तो सबसे पहले जो मान लेते हैं संख्या में जो अंक हैं, माना संख्या के जो 2 अंक हैं वह a और b हैं। a और b अगर अंक हैं संख्या के, ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 12 है। 2 अंकों की जो संख्या है उसमें जो अंक प्रयुक्त हैं उनका योग जो है वह 12 है। यानी कि a और b अगर प्रयुक्त हुए हैं तो a धन b बराबर 12 है। ये समझ गए आप। अब a और b अगर अंक हैं तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 10 गुणे a धन b। अगर a दहाई के स्थान पे है और b इकाई के स्थान पे है, तो जैसे अब कोई संख्या है 42, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं होती, ये होती है 4 गुणे 10 धन 2, ये ऐसी होती है। ठीक, तो उसी तरीके से जब यहाँ पे अंकों को आपने माना है तो ये ए बी इस तरीके से लिखने से काम नहीं चलेगा। जैसे हम अगल बगल लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थान का महत्व होता है। अब यहाँ पे ए बी इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे जैसी संख्या बनती है वैसे बनाते हैं। संख्या क्या होगा? 10 गुणे ए धन बी, ये संख्या होगा। और जब संख्या के अंक पलट जाएंगे, ठीक है, जब बोल रहा है कि घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, तो स्थान बदलने पर संख्या अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा 10b धन a। ठीक है, दहाई के स्थान पे b को कर देंगे और इकाई के स्थान पे a। ठीक, तो ये समझ गए आप। संख्या ये है और स्थान बदल जाएगा तो संख्या ये हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि अगर संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान जो है वह बदल जाता है। यानी कि 10a धन b में से अगर हम लोग 36 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमको बराबर मिल जाएगा 10b धन a, ये मिल जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे दर्शा दिया गया है। अब इसके बाद संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और जो चर वाले पार्ट है उनको एक तरफ। देखिए, 36 को इधर भेज दीजिए, बाकी 10b धन a को इधर ले आएंगे तो इधर आके माइनस a हो जाएगा। 10a में से माइनस a हो जाएगा, फिर प्लस b और ये माइनस 10b हो जाएगा बराबर 36 के। अब देखिए, 10a में से a घट जाएगा, बचेगा 9a, और b में से 10b घटेगा तो माइनस 9b बच जाएगा और बराबर 36 है ही। अब 9 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो बचेगा a माइनस b बराबर 36, और 9 को बराबर के उधर भेज देंगे तो a माइनस b बराबर 36 हो जाएगा। यानी कि a माइनस b बराबर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको पहले से पता है कि a धन b बराबर 12 के है। अब यहाँ पे हमको पता चल गया a माइनस b बराबर 4 के है। तो इन्हीं दोनों समीकरणों को, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा? a धन a 2a हो जाएगा और प्लस b माइनस b आपस में कट जाएंगे और 12 धन 4 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a बराबर 16 और a बराबर कितना आ जाएगा? 8। a की वैल्यू 8 आ गई। अब इसी a की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। जैसे a धन b बराबर 12, इसमें रखेंगे a की वैल्यू 8, तो a बराबर तो 8 रख देंगे हम यहाँ पे, और b बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक, तो इस तरीके से b की वैल्यू आ गई 4। अब संख्या अगर हमको देखना है तो संख्या हम लोग निकाल सकते हैं 10a धन b, और ये हो जाएगा 10 गुणे 8 धन 4 84। संख्या जो आ जाएगी, संख्या ज्ञात कीजिए बोला था, तो संख्या का मान आ जाएगा 84। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए, इसके बाद है प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक वृत्त है जिसमें आपको बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखिए, ये हो गया आपका
वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक जीवा है जो कि 16 सेंटीमीटर की है। जीवा जो है वह 16 सेंटीमीटर की है। तो आपको केंद्र से इस जीवा की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए दूरी जो नापी जाती है वह लंबवत नापी जाती है। तो अब इससे केंद्र से O से हम लोग जीवा मान लेते हैं ये AB है, तो AB पे लंब डालेंगे तो केंद्र से जो भी जीवा पे लंब डाला जाता है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये अगर M बिंदु है, यहाँ पे इसको हम M बिंदु नाम दे देते हैं, तो ये AM जो होगा वह 8 का होगा और MB जो होगा ये 8 का होगा। ठीक है, 16 का आधा 8। और ये देखिए ये O और A बिंदु को अगर आप मिला देते हैं तो ये क्या है, ये एक त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो अब बचा क्या, O और M की दूरी। O और M की दूरी जो होता है वह क्या है, वह केंद्र से जीवा की दूरी है, वही हमको निकालना है, केंद्र से जीवा की दूरी। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने जीवा बना दिया, जीवा पे लंब डाल दिया और हमको देखिए ये एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमको ये OA पता है जो कि कर्ण है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस ये पता है। और फिर हमको पता क्या लगाना है, हमको OM पता लगाना है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय सीधे सीधे लगा दीजिए। OA का जो स्क्वायर हो जाएगा वह AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ से OM की जो वैल्यू आ जाएगी, OM की जो वैल्यू आ जाएगी वह आप देखिए, OA की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा और 100 माइनस 64 36 हो गया ये। और OM बराबर हो जाएगा √36 यानी कि 6। यानी कि केंद्र से जीवा की जो दूरी आ जाएगी वह 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ये फिगर बनाएंगे, इमेजिन करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, आपने प्रैक्टिस खुद से किया भी होगा, तो ये आपको सही उत्तर मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि त्रिभुज ACB 52 अंश, त्रिभुज नहीं यहाँ कोण का चिन्ह होना चाहिए, कोण ACB 52 अंश तथा कोण BAC 48 अंश, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में यहाँ पे आपको एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त में एक चतुर्भुज ABCD दिख रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, और इसके विकर्ण जो है वह AC और BD खींचे गए हैं, AC और BD खींचे गए हैं। और कोण ACB, कोण ACB ये जो कोण है ये आपको कितने अंश का, 52 अंश का बताया गया है। और BAC ये कोण जो है वह 48 अंश का बताया गया है। और कोण ADC ये पूरा कोण ADC ये आपको निकालना है, ये कंप्लीट वाला कोण, ये पूरा कोण आपको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्मूले आप पहले तो याद करने का प्रयास करिए, क्या क्या चीजें होती हैं चक्रीय चतुर्भुज में। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण 180 अंश के होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो भी समझ में आएगा, चित्र से पहले समझ में आएगा, चित्र को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC या ACB आप इसको लिखिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। A से C पॉइंट इस तरीके से ये, और ये फिर B, ये वाले त्रिभुज में आप देखेंगे तो आपको 2 कोण पता है। तो तीसरा कोण जाहिर सी बात है आप निकाल सकते हैं, एक कोण 52 अंश, एक 58 अंश, यानी दोनों मिला के 100 अंश और तीनों मिला करके होने चाहिए 180 अंश। तो तीसरा जो बचा वो कितना होना चाहिए, 80 अंश का होना चाहिए। यानी कि यहाँ से कोण ABC, कोण ABC का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज जो ABCD है इसमें जो सम्मुख कोण होंगे, ये कोण D और ये कोण B, इन दोनों का योग जो होगा वह कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी कि कोण ABC धन कोण ADC बराबर 180 अंश होना चाहिए, सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के।
अब इसका पता है आपको एबीसी 80 अंश, तो कोण एडीसी कितना आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा जो आपको निकालना था, ये 100 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 अंश हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको प्रश्न हो गया, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये है प्रश्न संख्या 98। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेमी 4 सेमी गुणे 1.6 सेमी है। इसे पिघला करके एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। एक आयताकार सिल्ली है और इस सिल्ली में देखिए, इस सिल्ली की माप क्या है, आयताकार सिल्ली। आयताकार सिल्ली यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन्होंने सब दिया है। ठीक है, तो ये आयताकार नहीं, इनको लिखना चाहिए था यहाँ पे घनाभाकार, घन के आकार का, मतलब घनाभ के आकार का। घनाभ कैसा होता है, घनाभ होता है जैसे आपका क्लास में डस्टर यूज होता है, आपने देखा है डस्टर, मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होती हैं और अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि समान हो, और अगर समान होती तो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो क्यूब, क्यूबॉइड आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे बोल दिया कि एक घनाभ है जिसका मेजरमेंट आपको दे दिया गया है। अब उसी को पिघला करके घनाकार सिल्ली बनाई जा रही है। घनाकार मतलब क्यूब के आकार के, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो। तो उस सिल्ली की भुजा की माप पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या चीज नहीं बदलेगा, इसमें जो है आयतन नहीं बदलेगा। पहले जितना आयतन था उतना ही आयतन बाद में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि धातु है। आपके पास जैसे 1 लीटर दूध है, चाहे आप उसे 1 लीटर वाले बॉटल में रखिए, चाहे किसी बर्तन में रखिए, वह 1 लीटर ही रहेगा। चाहे आप पैकेट वाले पाउच में रख दीजिए, ठीक है, तो वह 1 लीटर जितना, 1 लीटर क्या है, 1 लीटर भी तो आयतन है, वॉल्यूम है, जो चाहे 1 लीटर कहिए या 10 के घाते 3 सेंटीमीटर क्यूब कहिए, तो ये जो है ये आयतन है। तो इसी तरीके से जो जब घनाभ था, घनाभाकार था सिल्ली, घनाभ के आकार में था, तो जो उसका आयतन था वही आयतन रहेगा जब वह घन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। आयताकार नहीं, घनाभाकार सिल्ली की जो माप हो जाएगी, जो आयतन हो जाएगा, सीधे सीधे लिखिए आयतन। तो आयतन आएगा 10 गुणे 4 गुणे 1.6, यही जो दिया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 चौक 40 और 40 का गुणा हो जाएगा 16 चौक 64 और 0.0, तो 64 घन सेमी ये आ जाएगा इसका आयतन। अब देखिए आयतन आ गया 64 घन सेमी। तो अब इसे जब घनाकार दिया जाएगा तो इसका देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा है, इसका आयतन वही रहेगा। और देखिए घन का जो आयतन होता है वह कितना होता है, घन का आयतन 1 क्यूब होता है, तो 1 क्यूब बराबर 64 हो जाएगा, क्योंकि पहले आयतन 64 था। अब यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वह 4 आ जाएगी, यानी कि जो भुजा हो जाएगा, जो हम घन बनाएंगे उसकी जो भुजा होगी वह 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये भी 2017 में पूछा हुआ, थोड़ा सा इमेजिनेशन पे था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 99 है। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम लोग मान लें कि बाग की चौड़ाई x है, तो बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई उसकी 3 गुनी है। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि लंबाई 3x हो जाएगा। अब बोल दिया कि क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 3x और चौड़ाई है x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमको पहले से दे रखा है 243 बराबर हो जाएगा 243 के। अब यहाँ से हम लोग 3x स्क्वायर बराबर था 243 और x स्क्वायर बराबर 3 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 81। ठीक, 81 आ गया। अब x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9, x की वैल्यू 9 आ गई। और पूछ रहा था लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई कितनी है, 3x है, तो 3 गुणे x यानी कि 3 गुणे 9 यानी कि 27 मीटर जो हो जाएगा आयताकार बाग की लंबाई आ जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रश्न संख्या 100।
एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जिस अनुपात में लंबाई चौड़ाई है उसी अनुपात में मान लेते हैं। अगर लंबाई 3x मानेंगे तो चौड़ाई 2x हो जाएगा। ठीक है, तो माना जो लंबाई है वह 3x है, तो चौड़ाई जो हो जाएगा वह 2x हो जाएगा, और क्षेत्रफल बता दिया है 600 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयताकार बाग है। अब ये हो जाएगा 3x गुणे 2x बराबर 600 m, और 600 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6 से कट जाएगा तो हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, और x बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, और x का मान जो है वह रख दीजिए, तो लंबाई आ जाएगी 30 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी 20 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई हमको निकालना था, लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है। 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब देखिए, एक साइकिल का पहिया है, उसका व्यास दिया गया है कि इस साइकिल के पहिए का जो व्यास है वह 77 सेंटीमीटर है। 77 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 77/2, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा यह आप जानते हैं। ए बिंदु से जो है वह जैसे जमीन पे ये बी बिंदु है, इसके बाद ये आगे के बिंदु इस तरीके से आएंगे जैसे पहिया आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे फिर जब बी बिंदु यहीं आ जाएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और ये जो दूरी होती है वह क्या होती है, वह वृत्त का परिधि होता है। वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, यानी कि एक चक्कर में जो लंबाई चला जाता है किसी पहिए के द्वारा वह 2πr होता है। अब 2πr समझ गए आप, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो वह तय करेगा 2πr के बराबर, और 2r की वैल्यू या यहाँ से रख दीजिए r की वैल्यू, तो r की वैल्यू रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 × पाई × r की वैल्यू 77/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 77 पाई, यानी कि एक चक्कर में 77 पाई चलेगा। अब पूछ रहा है कि 0.242 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये सेंटीमीटर में दूरी है और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को पहले हम मीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा करके। 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 242 मीटर। देखिए, अभी भी ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। फिर देखिए, मीटर में 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो ये आ जाएगा 4200 सेंटीमीटर। अब देखिए, 77 पाई चलने में एक चक्कर, तो 24200 चलने में कितना चक्कर लगेगा, तो 77 पाई से हम भाग कर देते हैं। 77 पाई से जब भाग करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो जो 7 बटे में होगा उसका गुणा ऊपर हो जाएगा। अब 7 से काटिए तो ये 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में कट गया। अब 11 से इसको काटेंगे 242 को, तो देखिए 2 और फिर 2 बचा है, फिर 2 यहाँ है, तो 22 हो जाएगा, फिर 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब 22 जो बचा इस 22 से कट जाएगा, और ऊपर बचा है यहाँ पे 1, यानी कि ये 100, और 100 चक्कर जो है, 100 चक्कर में यह पूरा इतना दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। यदि A इतना है, B इतना है, तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि A और B में जितने पद आ रहे हैं सभी पदों को लिखना, और कोई भी पद रिपीट नहीं होना चाहिए। तो A में देखिए 1 आ रहा है, तो A यूनियन B जब लिखेंगे, A यूनियन B जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे। अब 1 A में आ रहा है तो 1 लिख दीजिए, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखते जाइए बस। ठीक है, तो 1 3 5 7 8 और 9 इतना आपने लिख दिया। तो देखिए 5 5 7 और 5 आ गया पहले ही, तो 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे। 7 भी पहले आ गया है, 2 बार नहीं लिखेंगे। 8 और 9, तो इस तरीके से A यूनियन B हो जाएगा।
और ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों जगह आते हैं उनको लिखेंगे। तो 8, 5 और 7 जो है वह दोनों जगह आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में 5 और 7 केवल हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये आप निकाल लोगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103। एक बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक बाग है, बाग की लंबाई है 180 मीटर, 180 मीटर और चौड़ाई है 120 मीटर। ठीक, अब बोला जा रहा है कि बीचों बीच ये 180 मीटर के बीचों बीच ये 3 मीटर का इस तरीके से रास्ता है और फिर यहाँ पे एक 3 मीटर का रास्ता है। मतलब लंबाई और चौड़ाई के बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। ठीक, तो बीचों बीच इस तरीके से हम लोग रास्ता निकाल देंगे। अब रास्ते पे बोल रहा है कि मिट्टी डलवाना है और मिट्टी डलवाने का जो खर्च है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है कितना खर्च आएगा। अब देखिए मिट्टी डलवाना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कितने क्षेत्र पे मिट्टी डलवाना है। अब कितना क्षेत्र है यह तो हम समझ रहे हैं कि जो रोड है, जो रास्ता है उसी पे मिट्टी डलवाना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये देखिए 180 मीटर ये लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबे रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 180 गुणे 3 यानी कि 540 वर्ग मीटर, और ये जो चौड़ाई वाला रास्ता है इसकी जो लंबाई है वह 120 और चौड़ाई है 3 यानी कि चौड़े रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा जो चौड़ाई के पैरेलल है वह कितना, उसका 360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए ये हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यह दोनों में कॉमन है। ठीक, यह दोनों में जुड़ रहा है। ये बीच वाला क्षेत्र आप जो देखेंगे तो यहाँ पे मैं रंगीन कर रहा हूँ, ये दोनों में जुड़ रहा है। ठीक है, तो किसी एक में ही इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, संपूर्ण रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह लंबा रास्ता धन चौड़ा रास्ता और माइनस कॉमन रास्ता। ठीक है, तो 2 बार ना जुड़े इसलिए एक बार इसको 2 बार जुड़ रहा है तो एक बार घटा देंगे ताकि प्रॉपर क्षेत्रफल रहे। ठीक है, नहीं तो 2 बार जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये 3 मीटर इधर से 3 मीटर इधर से, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 3 गुणे 3 यानी कि 9। तो यहाँ से घटा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लंबा रास्ता धन चौड़ा रास्ता और घटा देंगे कॉमन रास्ता, जोड़ेंगे ये 540 और 360 900 आएगा और यहाँ से कॉमन रास्ता 9 घटा देंगे तो 900 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 891 वर्ग मीटर। अब 891 वर्ग मीटर आ गया और 1 मीटर का खर्च हमको पता है कि 3 मीटर क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रास्ते पे मिट्टी डलवाने का जो खर्च है वह 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब देखिए 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो 891 वर्ग मीटर पे कितना लगेगा, 891 गुणे 12 यानी कि ये कितना आ जाएगा 10,692 रुपए, इतना रुपए खर्च होगा। ठीक है, तो इस पूरे रास्ते पे मिट्टी गिरवाने का जो खर्च आ जाएगा वह आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मिट्टी गिरवाने का खर्च कितना आएगा यह निकालने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए थी, कितने एरिया पे कितने क्षेत्रफल पे मिट्टी डलवाना है और मिट्टी डलवाने क्या रेट है ये पता होना चाहिए था। तो रेट पहले दिया था, आपको बस क्षेत्रफल निकालना था और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको रास्ते का पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेना था। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्या था कि पूरे रास्ते का आप क्षेत्रफल तो निकाल लेते, एक बार इसका निकाल लेते पूरा लंबे वाले रास्ते का, एक बार चौड़े वाले रास्ते का, दोनों जोड़ देते। लेकिन आप यहाँ एक चीज भूल जाते कि ये जो बीच वाला रास्ता है ये लंबे वाले रास्ते में भी जुड़ रहा है और चौड़े वाले में भी, तो 2 बार तो मिट्टी पड़ेगी नहीं, केवल एक ही बार तो पड़ेगी। तो इसलिए इसका बीच वाले का क्षेत्रफल 2 बार जुड़ा है तो 1 बार घटा देते हैं तो बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104। चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुदार
भाग से दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ चित्र में ध्यान से, आपको ये जो बिंदुदार दिख रहा है, यहाँ से ए बिंदु से अंदर ये बिंदुदार जो इतना दिख रहा है, ये पूरा सड़क है, ठीक। और इतना जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये भवन है पूरा, और ये आगे पार्क दे दिया गया है, ठीक। तो हमको बस क्या, सड़क का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है और भवन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो सड़क का क्षेत्रफल देखिए किस हिसाब से निकालेंगे हम। यहाँ पे दे दिया गया है सड़क की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, यानी कि ये 2 मीटर है। और फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पे दिखाया है 15 मीटर, ये 15 मीटर और पूरा 20 मीटर दिखाया है, यानी कि ये कितना है, ये है 5 मीटर और ये 2 मीटर है। तो ये एक आयत है, ठीक। अब 5 गुणे 2 का आयत है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वह 10 मीटर स्क्वायर हो गया, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ से 2 मीटर घटा लीजिए और इधर से 2 मीटर घटा लीजिए, ये जो रास्ता है, ठीक। ये घटा लेंगे तो ये पूरे 30 मीटर में से ये 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये जो एरिया बचा है ये कितना हो गया, ये 26 मीटर हो गया। अब ये आयत यहाँ पे बना लीजिए, ये 26 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, तो 26 गुणे 2 आपको ये मिल जाएगा इसका एरिया, ठीक। ये आ जाएगा 52 मीटर स्क्वायर, 52 मीटर स्क्वायर, और ये फिर से 5 गुणे 2 वही है, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे 10 मीटर स्क्वायर और, तो ये हो जाएगा कुल 72 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। और यहाँ पे देखिए भवन कितना है, ये 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, लंबाई 30 मीटर है, 30 गुणे 15 ये भवन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 15 तिया 45, 450 मीटर स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है सब, बस ABCD आपको नाम दे करके निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नाम भी सही से नहीं दिया है, आप सही से रख लीजिएगा, ABCD इस तरीके से, और फिर EFGH, और इन बिंदुओं का भी नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे इस तरीके से। ये सड़क जो है आयताकार है, 3 आयत में तोड़ करके इसका मान निकाल लेंगे, कहीं ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूरा पूरा आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा 72 मीटर स्क्वायर, और भवन का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वह 450 वर्ग मीटर स्क्वायर। यही दोनों आपको बताना था, सड़क की जो चौड़ाई थी, सड़क और तथा भवन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही आपको बताना था, आप निकाल लोगे आसानी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पूरे प्रश्न जो थे वह समाप्त होते हैं। पूरा पवन सीरीज जो है यहाँ पे आपने पढ़ लिया, पूरा एक भी कहीं कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। पूरा यह आपका 2023-24 संस्करण का पवन सीरीज था, 4th सेमेस्टर का मैथ विषय का। अब इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको शेयर कर देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मैथ का, उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। प्लेलिस्ट खुलने पे आपको शेयर का बटन दिखेगा, वहां से शेयर करिएगा तो पूरा प्लेलिस्ट शेयर होगा, सभी के पास प्लेलिस्ट चला जाए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ पाए। अब कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, और अधिक से अधिक शेयर करना है, क्लास को लाइक कर दीजिए, और सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं कभी भी कहीं भी। और हमारे जो ऐप का लिंक है वह भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप का भी नाम टारगेट यूपीटेट सीटेट है। ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे मोबाइल नंबर नाम डाल के रजिस्टर करिए, वहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्लासेस बिना किसी प्रचार के, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप वहाँ पढ़ाई कर पाओगे। सभी विषयों का PDF नोट्स वहाँ पे आपको मिल पाएगा, और सीरीज का PDF आपको मिल पाएगा, राजन पवन सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।